Welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal. Myself Mayur Agarwal and I am with you the fourth part of refraction of light. आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फोर्थ पार्ट. 3 पार्ट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ. उसमें हमने रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे. आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं. ये मेरी रिक्वेस्ट है. पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जो मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वो लाइक करें, वॉच करें. इफ़ दे आर facing any type of problem then they can ask in my comment box. Okay, let's start the video. हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो खत्म किया था वो था इमेज फॉर्मेशन बाय अ थिक ग्लास मिरर. टुडे वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमें पढ़ना है. So before starting refraction through prism, first we should know that what is a prism. So prism is basically a transparent medium made up of 5 glass surfaces. There are 5 glass surfaces. जैसा कि आप ये देख रहे हो. This is the 3D diagram of a prism. इसमें से this face is triangular, this face is triangular, this is rectangular, this is rectangular, and the base, the face which is at the base, that is also rectangular. So 3 rectangular faces and 2 triangular faces formed a prism. Okay, 3 rectangular faces are there and 2 triangular faces are there. और जब हम नोटबुक पर या रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए प्रिज्म ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ एक ट्रायंगल बना देते हैं. जस्ट ये ट्रायंगल बना देते हैं नोटबुक में. बुक में भी आप देखोगे तो सिर्फ एक ट्रायंगल बना हुआ है, बिकॉज प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है वो उसके ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन से ही होता है. दैट इज व्हाई वी हैव टू ड्रॉ ओनली अ ट्रायंगल इन प्लेस ऑफ अ प्रिज्म. प्रिज्म का 3D डायग्राम दिखाने की जरूरत हमें नहीं होती है. जब हम नोटबुक पर ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं. दैट विल बी द डायग्राम फॉर अ प्रिज्म. बट एक्चुअली प्रिज्म क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास, अ टाइप ऑफ ग्लास सरफेस. ट्रांसपेरेंट होता है और ये 5 सरफेसेस से मिलकर बना होता है, जिसमें से 2 सरफेसेस ट्रायंगुलर होती हैं, 3 रेक्टेंगुलर होती हैं. और ये जो 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं ये आपस में जिस एंगल से बेंड होती हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. द रेक्टेंगुलर सरफेसेस, और रेक्टेंगुलर सरफेसेस को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म are inclined at some angle and that angle is called angle of prism. आप जब मार्केट में या लेबोरेटरी में प्रिज्म लोगे, प्रिज्म कोई चूज करोगे तो आपको वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म जरूर देखना होगा कि आपको किस एंगल ऑफ प्रिज्म का चाहिए. अगर आप इक्विलेटरल प्रिज्म चूज करते हो तो उसके तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 60 डिग्री. अगर आप एक टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज करते हो तो उसके एंगल्स हो जाएंगे 90, 45 एंड 45. तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रिज्म चूज करने से पहले हमें यह जानना होगा कि जो प्रिज्म हम लोग यूटिलाइज करने जा रहे हैं वो कितने एंगल ऑफ प्रिज्म का है. सो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म आर इंक्लाइंड एट सम एंगल लाइक दिस. वो इस तरह से इंक्लाइंड रहती हैं. द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस है वो इस तरह से इंक्लाइंड रहती हैं, जैसे कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हो. ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी नेसेसरी फॉर चूजिंग अ प्रिज्म. प्रिज्म को चूज करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है. सो प्रिज्म की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8 तक में पढ़ भी ली होगी. प्रिज्म में ऐसा क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो और कोई मटेरियल नहीं करा पाता है, वो है डिस्पर्जन. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, व्हाट इज डिस्पर्जन? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स is called dispersion. So prism deviates the white light. प्रिज्म में ऐसा क्या स्पेशलिटी होती है कि वो लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है. तो अगला टर्म हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो डिस्पर्जन कराता है. एंगल ऑफ डेविएशन. अब वो क्या होता है वो डायग्राम में समझिए. सपोज दिस इज अ प्रिज्म. प्रिज्म में दिस इज इंसिडेंट रे, बिकॉज रे इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. ये एयर है और अंदर ग्लास है. सो यहां पे एक नॉर्मल बनाओगे आप, बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. यहां पर एक नॉर्मल फिर से बनाया,
then glass to air, then bends away from the normal. So this is incident ray, this is refracted ray, and this is emergent ray. So अभी यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम इंसिडेंट रे को थोड़ा आगे इंक्रीज करते हैं और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड इंक्रीज करते हैं, ये जो एंगल हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. इस सिंबल को कहते हैं डेल्टा. नाउ हाउ कैन यू डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन? अब एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या है? सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन अ प्रिज्म. यहां प्रिज्म वर्ड लगाना जरूरी है. क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे तो हमें ग्लास ब्लॉक में भी मिलती है, लेकिन ग्लास ब्लॉक में कहीं पर भी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म नहीं होता है. सो द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन इज the angle formed between the directions of incident ray and emergent ray. अगर आप सिर्फ लिखते हो the angle between incident ray and emergent ray तो भी गलत माना जाएगा. क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक्चुअली तो मीट कर नहीं रही है, उन्हें डॉटेड लाइन से आगे और पीछे बढ़ाया जा रहा है. दैट इज व्हाई वी शुड यूज वर्ड डायरेक्शन ओवर हियर. The angle formed between the directions of incident ray and emergent ray in a prism is called angle of deviation. अब जो मैं बात कर रहा था एंगल ऑफ डेविएशन का डिस्पर्जन से, because we know very well that white light is composed of these 7 colors. व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, ये बात तो हम जानते हैं, और हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है. The wavelength of each color is different and the angle of deviation depends on the wavelength. ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर. तो हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ, इसका मतलब हर कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट होगा, जिस वजह से हमें डिस्पर्जन का प्रोसेस प्रिज्म से दिखता है. अब कई स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर ग्लास ब्लॉक में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? ग्लास ब्लॉक पे अगर हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो हमें इमर्जेंट भी व्हाइट लाइट मिलती है, ऐसा क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज नो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म्ड इन अ ग्लास ब्लॉक. और होता ऐसा क्यों है? बिकॉज द ऑपोजिट सरफेसेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक आर पैरेलल टू ईच अदर. ग्लास ब्लॉक में जो ऑपोजिट सरफेसेस होती हैं वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, इसलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल हो जाती हैं. दे डू नॉट मीट और दे डू नॉट अपीयर टू मीट एनीवेयर. दैट इज व्हाई देयर इज नो एंगल ऑफ डेविएशन. लेकिन प्रिज्म में जैसा कि हम देख रहे हैं इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सो दे आर अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट. दैट इज व्हाई हियर एंगल ऑफ डेविएशन इज फॉर्म्ड. तो ग्लास ब्लॉक और ग्लास प्रिज्म में ग्लास प्रिज्म सिर्फ डिस्पर्जन करा सकता है, ग्लास ब्लॉक डिस्पर्जन नहीं करा सकता. Now we are going to discuss refraction through a prism. प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हमें समझना है. ये देखिए डायग्राम आपको ऑब्जर्व करना होगा केयरफुली. दिस इज अ प्रिज्म ए बी सी. दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ये एंगल ऑफ प्रिज्म है. दिस इज इंसिडेंट रे पी क्यू. हियर वी फ्रेम अ नॉर्मल एम एन. This is first refracted ray QR. Another normal DE. Another normal. Second refracted ray, or we can say emergent ray RS. Okay. Now angle of deviation भी हमें रिप्रेजेंट करना है. इस रे को आगे इंक्रीज किया, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड इंक्रीज किया. दिस विल बिकम एंगल ऑफ डेविएशन. ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस. वी कैन राइट क्यू ओवर हियर. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. एंगल ऑफ इमर्जेंस ई. इसको लिख लेते हैं R1. इसे लिख लेते हैं R2. इसे लिख लेते हैं डेल्टा 1 और इस छोटे वाले एंगल को लिख लेते हैं डेल्टा 2. सो दीज आर द सम रिलेशंस व्हिच आर हेल्पिंग अस इन फॉर्मिंग अ डेरिवेशन. अब अगर हम नेमिंग जो हमारे पास बची है, जैसे कि इस ट्रायंगल को हमने कोई नेम नहीं दिया O. अब अगर आप सभी लोगों को दिख रहा हो ट्रायंगल OQR. OQR मैं यहां पे अलग से बना दे रहा हूं. OQR ट्रायंगल आपको इस तरह से दिख रहा होगा. यहां पर O है, ये Q है और ये R है, जिसमें ये वाला एंगल डेल्टा 1 है, ये वाला एंगल डेल्टा 2 है और ये एंगल हमें डेल्टा 2 दिख रहा है. अब अगर इस ट्रायंगल में हम डेल्टा को देखें, ये जो बाहर की तरफ ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, आपको तो मैथमेटिक्स में मालूम ही होगा इस एंगल को क्या कहते हैं, exterior angle. And the theorem for exterior angle is just equal to the
सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब पहला रिलेशन हमें मिल गया डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। किस वजह से मिला हमें, मैं यहां पे रीजन लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, ए क्यू एन आर। ए क्यू एन आर, ये फिगर अगर हम देखें तो इसमें ए क्यू एन, ये एंगल 90 है, एंगल ए क्यू एन दिस इज 90 क्योंकि यहां पे हमने नॉर्मल बनाया था ए क्यू एन, और ए आर एन, एंगल ए आर एन दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री क्योंकि ये भी एक नॉर्मल है। अब अगर हम, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम 360 होता है, ये भी मैथमेटिक्स की थ्योरम है। चार एंगल कौन कौन से, एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल क्यू एन आर एंड प्लस एंगल ए आर एन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें से ये और ये दोनों एंगल 90-90। सो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस 90 and 90 180 इज इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180। यहां से हमें दूसरा रिलेशन मिल गया, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180। ये रिलेशन हमें कहां से मिला, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एक तीसरा रिलेशन हम फ्रेम करने जा रहे हैं। अब हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल क्यू एन आर। ट्रायंगल क्यू एन आर में तीन एंगल बन रहे हैं, एक R1 बन रहा है, एक R2 बन रहा है और एक एंगल क्यू एन आर बन रहा है, इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। सॉरी, यहां से अगर हम क्यू एन आर की वैल्यू निकाल लें, सो क्यू एन आर की वैल्यू आएगी 180 माइनस R1 माइनस R2, ये क्यू एन आर की वैल्यू आ गई। बस हमें ये तीन रिलेशंस बनाने थे। अब ये तीन रिलेशंस हमारी हेल्प करेंगे, कैसे, क्यू एन आर की इस वैल्यू को यहां रिप्लेस किया, एंगल ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। ओके, सो 180 विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, 180 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। सो एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, R1 प्लस R2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंगल। Angle A is equal to R1 plus R2. Now I am taking the help of this. अब अगर ये हम क्रॉस करें, these lines are intersecting each other. So अगर I को हम देखें, this angle I और ये इक्वल है R1 plus delta 1 के, I is equal to R1 plus delta 1, vertically opposite angle। और अगर यहां से बात करें E इक्वल है बेटा R2 प्लस डेल्टा 2, सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमने I और E की वैल्यूज निकालनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम से। तो यहां से डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी I माइनस R1 और यहां से डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी E माइनस R2। और अभी अभी जो रिलेशन मैंने यहां से रफ किया था, वो रिलेशन ये था, दैट रिलेशन वॉज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा एज इट इज, डेल्टा 1 के प्लेस पे I माइनस R1 और डेल्टा 2 के प्लेस पे E माइनस R2, दोनों I और E को कंबाइन कर दिया और R1 और R2 को एक साथ ले लिया। अभी अभी मैंने आपको बताया था R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल। सो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ए को यहां डिस्पोज कर लेते हैं, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन ऑल द स्पेशल एंगल्स formed in a prism. Angle of deviation plus angle of prism is equal to angle of incidence plus angle of emergence. By the way, मैं आपको बता दूं, ये डेरिवेशन स्कोप ऑफ सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बोर्ड्स में शायद ये कभी ना पूछा जाए, बट अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो 11th-12th में जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। So this is the complete derivation for the refraction through a prism. रिलेशन आ जाता है एंगल ऑफ डेविएशन plus angle of prism is equal to angle of incidence plus angle of emergence. Now we have last topic which we have to cover is on what factors angle of deviation depends. Angle of deviation कौन कौन से factor पर depend करता है, factors, जिसमें से सबसे पहला है factor I. I को आप अच्छे से जानते हो, I means angle of incidence. जब बहुत सारे experiments किए गए, after doing many experiments,
डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए गए और उनके लिए जो डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन आ रहे थे उनके बीच में ग्राफ बनाया गया। तो ग्राफ इस शेप का आया, इस शेप का ग्राफ आया। अब इस ग्राफ से पढ़ के हम ये बता सकते हैं कि जब शुरुआत में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा था तो हम देख रहे हैं ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली आई बढ़ रहा है तो डेल्टा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, शुरुआत में आई बढ़ रहा है और डेल्टा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इस वैल्यू तक आने के बाद अब आई और बढ़ाने पर डेल्टा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ना तो इस फैक्टर को हम पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह से इनवर्सली। हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट after gaining a minimum value which is called minimum angle of deviation, after gaining a minimum value the angle of deviation starts increasing on increasing the angle of incidence. This curve is very important for board students. This curve is also called I delta curve. ये U शेप का होता है, कभी भी इसको आप पॉइंटेड मत बना दीजिएगा, इस तरह से ना बना दीजिएगा, हमेशा आपको ये U फॉर्म में बनाना है, then only your graph will be correct. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करता है। सेकेंड फैक्टर इज ए। जैसे कि मैंने बताया यहां पर ए का मतलब क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म जितना कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही कम। सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। थर्ड फैक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। जो ग्लास प्रिज्म हम बना रहे हैं वो किस मटेरियल से बना रहे हैं, अगर उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में भी एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। और एक बात, जब हम लोग किसी एक फैक्टर की, जैसे सपोज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो जो बाकी के दोनों फैक्टर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों हमें कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। If we are going to discuss any one factor, then we have to make other factors constant. Then only we can study the effect of that factor. अगर हम सारे factors में एक साथ changes करेंगे, then we cannot find any specific relation. So refractive index के साथ जो relation होता है angle of deviation का, that is directly related. अगर refractive index material की ज़्यादा है, तो angle of deviation ज़्यादा होगा. अगर refractive index कम है, तो angle of deviation कम हो जाएगा. And the last factor is wavelength. वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद एंगल ऑफ डेविएशन। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम, और वेवलेंथ जितनी कम होगी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा। यही रीजन है जो मैंने बताया आपको, विबग्योर का फॉर्मेशन होता है प्रिज्म में, रेड कलर सबसे ऊपर बनता है। रेड कलर सबसे ऊपर बनता है, क्यों? बिकॉज उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है। वॉयलेट कलर सबसे नीचे बनता है बिकॉज इट्स एंगल ऑफ डेविएशन इज वेरी हाई। रीजन क्या है? वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, इसलिए वॉयलेट में एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसलिए इसमें एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट एंगल ऑफ डेविएशन। सो आज के पार्ट में हमने इतना ही पढ़ना है, अगले पार्ट का वेट करिए, उसमें हम लोग और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स की और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।